हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिराइव करने जा रहे हैं कि जो एवरेज वैल्यू होता है करंट का वो 2/पाई टाइम्स जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है उसके बराबर आता है। अब अगर ये डेरिवेशन समझ में आ गया तो जो एवरेज वैल्यू होता है वोल्टेज का वो भी 2/पाई टाइम्स उसके मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है। ये डेरिवेशन समझ लिया तो ये अपने आप से कर पाओगे, सिर्फ नोटेशन का चेंज है और कुछ नहीं है। आई एवरेज की जगह वी एवरेज रखना है और आई नॉट की जगह वी नॉट, सेम प्रोसीजर है। और ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो डेरिवेशन की शुरुआत करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि करंट का एवरेज वैल्यू होता क्या है आखिर। तो करंट का एवरेज वैल्यू यानी क्या कि हमें पता है कि जो करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट वो समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। कोई समय पे वो मैक्सिमम होता है, कोई समय पे वो मिनिमम हो जाता है। तो अगर हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए करंट का वैल्यू ढूंढना है तो उसे हम बोल देंगे आई एवरेज वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं। अब आई एवरेज का जो इक्वेशन होता है वो हमें याद रखना पड़ेगा। आई एवरेज का इक्वेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है डेरिवेशन के लिए। यहाँ से हम डेरिवेशन की शुरुआत करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आएगा ये इक्वेशन ऐसे कैसे बना। तो सिंपल सी एक मैथ्स की एक चीज है कि अगर कोई टर्म है x, वो टर्म अगर टाइम t पे डिपेंड करती है और अगर हमें x का एवरेज वैल्यू ढूंढना है तो x का एवरेज वैल्यू हम ढूंढ पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अगर हमारे पास कोई टर्म है वोल्टेज सपोज करते हैं और वोल्टेज सपोज करते हैं टाइम पे डिपेंड करता है, जो कि डिपेंड करता है, और अगर पूछा है एवरेज वैल्यू वोल्टेज का तो हम बोल देंगे इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है। उसी तरीके से सपोज करते हैं पावर है, पावर किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। पावर का इक्वेशन W/T होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ठीक है। और पावर टाइम पे डिपेंड करता है तो हमें अगर पूछा है एवरेज वैल्यू ढूंढो पावर का, ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास करंट है, करंट किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और अगर पूछा है एवरेज वैल्यू ढूंढो करंट का तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो यही जो इक्वेशन है हमने यहाँ पे लिखा है। सो आई होप ये इक्वेशन अच्छे से अब याद हो गया होगा। आई एवरेज क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब हम डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। किसके लिए, तो हम दो अलग अलग केसेस लेंगे। पहला केस हम ले लेते हैं आई एवरेज किसके लिए, फॉर फुल साइकिल। ठीक है। फुल साइकिल के लिए आई एवरेज का वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए डायग्राम बना के शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे हम एक एक्सिस बना देंगे ऐसे कुछ, ये हो गई हमारी टाइम की एक्सिस, ये हो गई हमारा करंट। ठीक है। और इसका अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ हम समझ चुके हैं पिछले वीडियोस में, ऐसे करके कुछ ऐसा इसका ग्राफ आता है, साइनोसॉइडल ग्राफ आता है। और इसका इक्वेशन भी हमने पढ़ा था, ये जो हमारा ग्राफ है उसका इक्वेशन डिराइव भी किया था पिछले वीडियो में। क्या था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सारी बेसिक्स बातें हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है। और अगर हमें क्या ढूंढना है, फुल साइकिल के लिए आई एवरेज का वैल्यू ढूंढना है तो फुल साइकिल किसे बोलते हैं, ये हमारा जो है ये हो गया पूरा का पूरा फुल साइकिल। ठीक है। तो फुल साइकिल के लिए हमें आई एवरेज की वैल्यू ढूंढनी है, आई एवरेज की वैल्यू फुल साइकिल के लिए ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो सीधा डायग्राम से भी हम बता सकते हैं, डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं है। कैसे कि ये हमारा हो गया पॉजिटिव साइकिल, हाफ पॉजिटिव साइकिल, ये हो गया हमारा हाफ नेगेटिव साइकिल। ठीक है। यहाँ पे होता था, याद हो तो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आई नॉट, यहाँ पे होता था नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है। फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू अगर निकालना है तो हम सीधा बोल देंगे कि 0 आएगा। क्यों, जितना पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में है। सपोज पॉजिटिव में 5
5 एम्पियर, नेगेटिव में -5 एम्पियर, +5 -5, आंसर कितना आ जाएगा आई एवरेज का? आई एवरेज का आंसर आ जाएगा सीधा 0। लेकिन ऐसा लिखने पर हमें मार्क्स मिलने वाले नहीं है क्योंकि डेरिवेशन पूछा गया है, तो हमें डिराइव करके बताना होगा कि फुल साइकिल के लिए आई एवरेज का वैल्यू, एवरेज करंट का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो कैसे डिराइव करेंगे? तो शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो वाला इक्वेशन है वो लगा देंगे, तो यहां से लिखने की शुरुआत करूंगा। क्या था आई एवरेज का इक्वेशन? अभी देखा था, टाइम पे डिपेंड करता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी था डिवाइडेड बाय क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इतनी बात तो हमें पता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, हम फुल साइकिल की बात कर रहे हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई का ये जो इक्वेशन है कौन सा है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो रख देंगे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, साथ में क्या है? डी टी, तो ये साथ में हमने डी टी लगा दिया। अच्छा, अब ये फुल साइकिल के लिए अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे 0 से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे t/2 टाइम हुआ और यहाँ पे t टाइम हुआ, ठीक है। ये हाफ साइकिल हुआ, फुल साइकिल t/2 + t/2 यानी t टाइम हुआ। फुल साइकिल की बात कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे हम? 0 से लेके t, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट्स में 0 से लेके t। आई होप बात समझ में आ गई होगी। डिवाइडेड बाय क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन कहां से कहां? 0 से लेके t, किसका? डी टी। तो इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम? जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। इसमें से ये आई नॉट कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा? 0 से लेके t, बचा क्या साथ में? साइन ओमेगा टी, और साथ में लगा देंगे dt, ठीक है। ये वाला dt लगा दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt का क्या होता है? इंटीग्रेशन 1 dt का t होता है, तो इसका इंटीग्रेशन डिवाइड में हम कर देंगे, क्या कर देंगे? सिंपल सा t, कहां से कहां तक? 0 से लेके t, लिमिट्स लगा दी। आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नॉट। अब इंटीग्रेशन करना है हमें साइन ओमेगा टी का। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट 0 से लेके t। अब ये इतना इंटीग्रेशन सफिशिएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने साइन, ये जो टर्म है ओमेगा टी, इसको t मान के हमने क्या किया है? माइनस कॉस ओमेगा टी किया है। तो जिसको t माना है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और डिवाइड में लिखना पड़ेगा, ये रूल है इंटीग्रेशन का। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? d/dt ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो लिख लेंगे विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ओमेगा कांस्टेंट बाहर, d/dt ऑफ क्या बचा अंदर? t। अब t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना होगा? ओमेगा, तो खाली ओमेगा बचा, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? ओमेगा, और डिवाइड में करना है तो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय ये क्या है? t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, पहले t की जगह कैपिटल T रखेंगे और -0 यानी t ही आएगा। बात समझ में आ रही है शायद से, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू, माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, आई नॉट, अंदर क्या बचेगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी, 0 से लेके t और डिवाइड में हम लिख लेंगे ओमेगा टी। आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह कैपिटल T माइनस t की जगह 0, तो ये कॉस ऑफ ओमेगा कैपिटल T माइनस कॉस ऑफ ओमेगा और t की जगह 0, तो cos 0 लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब ओमेगा का वैल्यू हमें पता है 2π/t होता है, इनटू t कर दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट। अब यहाँ पे भी ओमेगा का वैल्यू रख देंगे, cos ओमेगा क्या होता है? 2π/t मल्टीप्लाई विथ ये वाला t माइनस cos 0 का वैल्यू कितना आता है? 1, तो ये 1 कर दिया। डिवाइडेड बाय ये t से t कैंसल, बचा क्या? 2π। तो इतने तक बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, स्क्रीन को स्लाइड कर देता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस आई नॉट एज इट इज लिख लिया। अंदर क्या होगा? अंदर से t कैंसिल, cos 2π बचेगा, cos 2π बचा, -1 था शायद से, -1 डिवाइडेड में क्या था?
2 पाई था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट। कॉस 2 पाई कितना होगा? कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होगा, कॉस 0 1 तो कॉस 2 पाई भी 1, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट, ये तो पूरा 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 पाई यानी पूरा निकल गया। सो आई एवरेज का वैल्यू किसके लिए? फुल साइकिल के लिए किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, जो हमने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, तो ये फुल साइकिल का तो हमें समझ में आ गया। अब हम हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज का वैल्यू हम निकालने वाले हैं, जो किसके बराबर होगा? जो किसके बराबर अभी देखा था हमने, आई एवरेज किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए 2 बाई पाई आई नॉट के बराबर। इसका डेरिवेशन पूछते हैं, या फिर ये समझ में आ गया तो आप कर सकते हो वी एवरेज का डेरिवेशन, जो कि होगा 2 बाई पाई वी नॉट। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं फुल साइकिल की। इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 नंबर करके, किसके लिए? आई एवरेज का वैल्यू किसके लिए? फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, तो उसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। वापस से सेम डायग्राम, ये हमारा हो गया टाइम का एक्सिस, ये हो गया हमारा करंट का एक्सिस। यहाँ पे साइनोसोडियल कर्व बनाएंगे, करंट ऐसे वेरी कर रहा है। अच्छा, बाद में हम दे देंगे इसको यहाँ पे 0, ये हो गया हमारा t/2, ये हो गया हमारा t, ये हो गया फुल साइकिल। हाफ साइकिल किसको बोल देंगे? यहाँ पे हाफ साइकिल इसको बोलेंगे, ये हाफ साइकिल है हमारा, 0 से लेके t/2 हाफ साइकिल है। और वही इस हाफ साइकिल के लिए हमें क्या चाहिए? आई एवरेज का वैल्यू चाहिए। ये हो गया हमारा, यहाँ से ऐसे बता देते हैं, ये हमारा हो गया हाफ साइकिल। ठीक है, तो इसके लिए हमें आई एवरेज करंट का वैल्यू निकालना है, जो कि 0 होने वाला नहीं है, जो इसके बराबर होगा। तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो यहां से मैं लिखने की शुरुआत करूंगा। वापस से हमारा इक्वेशन क्या था? आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, याद हो तो। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई का इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या था? साइनोसोडियल है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वही बात लिखेंगे, आई का इक्वेशन आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, साथ में लगा लो डी टी। ठीक है, और लिमिट कौन सी लेंगे? पिछले केस में हमने फुल साइकिल के लिए 0 से t लिया था, यहाँ पे 0 से t/2, तो यहाँ पे 0 से लेके t/2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कहाँ से कहाँ तक? हाफ साइकिल के लिए 0 से लेके t/2। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ से लिखने की शुरुआत करते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आई नॉट कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t/2, बचा के अंदर साइन ओमेगा टी, और साथ में लगा लेंगे डी टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt का अभी हमने देखा t होता है, लिमिट लगा लेंगे 0 से लेके t/2, 0 से लेके t/2। आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नॉट, अब क्या करेंगे? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और वापस इसका क्या करते थे? डिफरेंशिएशन नीचे लगाते थे। कितना आता था? t का 1, ओमेगा कांस्टेंट बाहर, तो ओमेगा आता था, इसकी लिमिट 0 से लेके t/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, t की जगह t/2 रखा, माइनस t की जगह 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं, आई नॉट, अंदर क्या बचा? कॉस ऑफ ओमेगा टी, 0 से लेके t/2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? ओमेगा t/2। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट, अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह t/2 माइनस t की जगह 0, तो लिख लेते हैं कॉस ऑफ ओमेगा, t की जगह क्या लिखेंगे? t/2 माइनस कॉस, t की जगह 0 यानी पूरा 0 हो जाएगा, कॉस 0 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय, वापस से ओमेगा की वैल्यू डालेंगे 2π/t इनटू क्या है साथ में? t/2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई नॉट, अब यहाँ पे वापस से हम वैल्यू रखेंगे ओमेगा की, तो ओमेगा की वैल्यू कॉस 2π/t ओमेगा की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई विथ t/2 साथ में है, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? खाली और खाली पाई। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल्स टू
माइनस आई नॉट, अंदर क्या होगा, टी से टी कैंसल, टू से टू कैंसल, कॉस पाई बचा तो लिख लेंगे कॉस पाई, फिर क्या है माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाय पाई। आगे बढ़ लेते हैं, आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट, कॉस जीरो कितना था, 1 था, तो कॉस पाई कितना होगा, -1, सो -1 कॉस पाई का वैल्यू डाल दिया, -1 डिवाइडेड बाई पाई, ये हो गया आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट, अंदर क्या बचा, -2 डिवाइडेड बाई पाई, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, सो आई एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एवरेज हो जाएगा 2 बाई पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया आई नॉट। तो हमने ये इक्वेशन डेराइव कर दिया जो हमें चाहिए था, 2 बाई पाई आई नॉट। इसको एक स्टेप अगर आगे ले जाना चाहते हो तो लिख सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू 2 बाई पाई का अगर वैल्यू काउंट करोगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 0.637 आई नॉट के बराबर। ठीक है, अच्छा अब सेम प्रोसीजर हमें किस में यूज करनी है, वोल्टेज जो का एवरेज वैल्यू ढूंढने के लिए। कहां से चेंज होगा, बस यहां से ही एक चेंज आने वाला है, क्या लिखेंगे, वी एवरेज का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और ये v का इक्वेशन क्या आएगा, v का इक्वेशन आएगा v नॉट साइन ओमेगा टी। बाकी की सेम प्रोसीजर सेम है, खाली नोटेशन हमें चेंज करने हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम v एवरेज का वैल्यू भी निकाल पाएंगे जो कि होगा हमारा सेम 2 बाई पाई वी नॉट। इसको एक और स्टेप आगे ले जाएंगे तो वी एवरेज हो जाएगा 0.637 क्या, वी नॉट, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए वी एवरेज का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, छोटी सी बात किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ये आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद से पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, तो मान के चलते हैं कि अगर इनपुट पे हमने ऐसा कुछ इसको वेव फॉर्म दिया, ठीक है, इनपुट पे ऐसा कुछ वेव फॉर्म दिया, ये करंट हो गया, ये हमारा टाइम का एक्सेस हो गया, ठीक है। तो आउटपुट पे ये हमें क्या बना के देगा, आउटपुट पे अगर मालूम हो तो यहां से हम ऐसे लाइन बना देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हमें। ये टाइम का एक्सेस, ये वापस से करंट का एक्सेस, ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा फुल साइकिल, ठीक है, फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए क्या था, 0 था। हाफ साइकिल के लिए क्या था, यहाँ पे मैं बना देता हूं, कहाँ बनाए, यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया हमारा हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज का वैल्यू कितना था, आई एवरेज का वैल्यू अभी अभी हमने डिराइव किया 2 बाई पाई आई नॉट के बराबर, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा साइड हो गया, इनपुट साइड हो गया। ये कौन सा आएगा, आउटपुट साइड आएगा। आउटपुट साइड में अगर हमने इनपुट में ऐसा वेव फॉर्म भेजा है तो वो क्या करता है, पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करता है, नेगेटिव साइड को एलिमिनेट कर देता है। यानी पॉजिटिव साइड तो आएगी हमारी, नेगेटिव साइड ऐसे एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। वापस से पॉजिटिव जो हमारा वेव है उसको वो रेक्टिफाई करेगा और ये नेगेटिव साइड वाले को एलिमिनेट कर देगा, नेगेटिव साइड को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, और कोई ने हमें पूछा कि हाफ साइकिल के लिए ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका एवरेज का वैल्यू कितना होगा, ये हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, ये रेक्टिफायर के लिए कितना होगा। तो जो हमने यहाँ पे ढूंढा था, ये जो हमने ढूंढा था उसका आधा कर देना। आधा करने पर क्या होगा, यहाँ पे लिख लेंगे आई एवरेज किसके लिए, रेक्टिफायर के लिए। आई एवरेज रेक्टिफायर के लिए क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ क्या, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, ठीक है, फॉर फुल साइकिल के लिए हमने ढूंढा था। तो आई एवरेज रेक्टिफायर की बात करें अगर तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू आई एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या था, 2 बाई पाई आई नॉट। यहाँ पे आई एवरेज किसके लिए, रेक्टिफायर के लिए हमें मिल जाएगा क्या, 2 से 2 कैंसल, 1/पाई आई नॉट, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, पूछ लेंगे कभी कभी। इसको और एक स्टेप आगे ले जाना है तो आई एवरेज रेक्टिफायर की बात करें तो 1/पाई का वैल्यू कुछ आके निकलता है 0.381 आई नॉट, ठीक है।
बस तो ये सारे डेरिवेशन थे। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कौन सी याद रखनी है? पहली चीज़ याद रखनी है एवरेज वैल्यू करंट का 2/πI0 होता है। फिर एवरेज वैल्यू वोल्टेज का कितना होता है? सेम 2/πV0। और रेक्टिफायर की बात करें तो कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी 1/πI0 इसके बराबर हो जाएगा। सो आई होप ये सारे डेरिवेशन आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।